फहद साहब आपसे भी यही बात करेंगे। मीर साहब ने बड़ी पुरानी बातें भी याद दिलाई, जैसे 92 का वर्ल्ड कप जो कि खान साहब ने हमें भूलने नहीं दिया, उसके बाद अब कैंसर हॉस्पिटल बनाना, मतलब व्हेन यू हैव सो मच गोइंग फॉर यू हाउ कैन यू गो रॉन्ग। तो ये एक सवाल जो है, जहां आपकी पॉपुलैरिटी है, जहां आपके इतने अच्छे आपने काम ऑलरेडी किए हुए हैं, एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी गवर्नेंस भी बड़ी ज़बरदस्त होगी इसी वजह से, और चूंकि अब पीछे भी बड़ा अच्छा काम करते आए हैं तो आगे भी मुल्क को एक अच्छी जगह लेके जाएंगे। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। एडवाइजर्स का कसूर हम इस पे माने, या खुद खान साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी जिसमें ईगो एरोगेंस भी अब तो नज़र आता है, तो उसको कसूर देंगे? क्या कहेंगे आप? शुक्रिया उमा अब्दुल्ला। देखिए, ये तो आपने इतना एक वसी सवाल पूछ लिया है, यानी कि ये वो टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ पीटीआई। इसमें तो मेरे ख्याल में शायद हामिद मीर साहब किताब भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा मुझे इनकरेज करें तो मैं भी लिख सकता हूँ उस पर। लेकिन ये कि मामलात कुछ ऐसे हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन था जो इंडिविजुअल मीर साहब ने जिक्र किया कि ट्रेजेडी है। मैं इसको कहूँगा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, यानी जिसमें एक हीरो है और जो एक बड़ी बुलंदी से फिर वो गिरता है और फिर उसके जो बड़े ह्यूमन फ्लॉज होते हैं वो मैग्नीफाई होते हैं एक एपिक प्रोपोर्शंस पे। तो खान साहब का कुछ ऐसे हुआ है कि उनकी देखिए हर शख्स की पर्सनालिटी में, हम सब की पर्सनालिटीज में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, और वो मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेंथ्स जो थी वो ऑपोजिशन में वो नजर आई। लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो उनकी जो कमजोरियां थी वो सामने आना शुरू हो गई। और दूसरा जो उस पे जो मेरे ख्याल है जो जिसे कहते हैं कि जख्मों पे जो नमक छिड़का गया, वो ये कि वो उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा हो गए जो उस कमजोरियों को ढांपने की बजाय उन्होंने और उजागर करना शुरू कर दिया, और ज्यादा उनको फीड करना शुरू कर दिया, और ज्यादा उनको कहा कि नहीं जी, आप तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आप तो जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल आप तो चढ़ दौड़े, आपके अलावा तो पाकिस्तान में ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो यानी कि वो जो एडवाइजर्स जो एक आपकी खामियों को बैलेंस करते हैं वो यहाँ पे उल्टा हो गया, और जो थोड़ा सा सीधी बात करता था या सच्ची बात करता था वो तो फिर एडवाइजर रहता नहीं है। फहद साहब, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। हम एडवाइजर्स को अक्सर मुरद इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बंदे के एडवाइजर वही होते हैं जिनको वो रखना चाहते हैं, जिनकी बात उसे पसंद आती है। ऐसा ही? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और देखिए, मेरे ख्याल में ये मैं इस आर्गुमेंट से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट द लीडर। अगर आपके पास अच्छे एडवाइजर नहीं है तो वो आपका कसूर है। और खान साहब जब कहा करते थे कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी टीम सिलेक्शन है, तो वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी निकली। और अभी भी देखिए जो ये फैसला साजी हुई है जिसका हामिद मीर साहब अभी जिक्र करते इस्तीफों की, ये उन्हीं एडवाइजर्स की तजवीज पे हुई है जो उनको यहाँ तक लेके आए हैं। ये वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, और इससे न सिर्फ ये कि उनको आने वाले दिनों में सियासी तौर पर नुकसान होगा, बल्कि उनकी पार्टी जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिविजन्स हुई भी हैं, ये और ज्यादा कमजोर होगी। और इससे लगता यह है कि वो अपनी गलतियों से अभी तक कुछ सीखे नहीं। अच्छा मीर साहब, कल असद कैसर साहब इस बात पे मुसिर थे, मतलब अल्टीमेटली वो इस्तीफा देकर चले गए, लेकिन ये क्या लास्ट मिनट फैसला था और या फिर उनकी ख्वाहिश थी? शुरू में खबरें आ रही थी कि वो वोटिंग कराना चाहते हैं, स्टाफ भी उन्हें एडवाइस कर रहा था, लीगल टीम भी उन्हें एडवाइस कर रही थी, लेकिन वो नहीं खड़े हो सके आइन की खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर, उस ओहदे की खातिर इमरान खान साहब के सामने। और जिस पे मीर साहब डिबेट ये भी बहुत उठ रही है कि उस कुर्सी का क्या फायदा, उस कुर्सी की क्या सैंक्टिटी है जब उस पे जो बैठा भी हो तो ही स्टिल लिसनिंग टू हिज पार्टी डायरेक्टिव। तो आप तो फिर शायद इस कुर्सी पे हमेशा किसी न्यूट्रल को ही बैठना चाहिए, बिकॉज वो सारे काम तो उसी को करने थे जो कि ही रिफ्यूज टू डू एंड देन ही रिजाइन्ड। अच्छा अब्दुल्ला और हुमा, यहाँ पे इस्लामाबाद में जो लोग इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं ना, समटाइम्स उनके लिए खुल के बोलना इसलिए मुश्किल होता है कि अब असद कैसर साहब जो हैं उनकी बहुत सी मजबूरियां हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी उन मजबूरियों का यहाँ पे खुल के जिक्र करूँ। मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। जब 96-97 में पीटीआई जो है उसके पास बहुत ही थोड़े लोग होते थे, तो उस वक्त भी असद कैसर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ ही होते थे, और मैं पहली दफ़ा उनको उसी वक्त मिला था नौशहरा में। अब मसला ये है कि असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल कल अपोजिशन से एक गैर एलानिया ज़ुबानी कलामी वादा किया था कि मैं 8 बजे वोटिंग करवा दूंगा, जिसका साद रफीक साहब ने बाद में फ्लोर ऑफ द हाउस पर जिक्र भी किया। जब इमरान खान साहब को ये पता चला कि ये असद कैसर ने ये कमिटमेंट किया, तो उन्होंने 2 अपने मिनिस्टर्स उनके पास भेजे और उन्होंने असद कैसर के साथ जाके बड़े सख्त अंदाज में बात की
कि यार आप कैसे आदमी हैं, आप अपने मौसम के साथ एहसान फरामोशी करने लगे हैं। तो असद कैसे ने कहा कि मैं स्पीकर भी तो हूं ना मेरा। फिर उन्होंने रूल्स की किताब निकाली, वो दिखाई, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब निकाली, वो दिखाई, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, हम और तुम, यानी कि असद कैसर और हम, वो जो दो मिनिस्टर थे, हम जो कुछ भी हैं इमरान खान की वजह से, तो हम उसको डिच नहीं कर सकते। असद कैसर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तलख कलामी हो गई। फिर वो इमरान खान के पास गए। इस दौरान में जो उनके एडिशनल सेक्रेटरी लीगल थे नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के, वो असद कैसर साहब को मुसलसल समझा रहे थे कि सर ये आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकते, और ये जो असद उमर साहब और कासिम खान सूरी साहब बार बार हवाला दे रहे हैं आर्टिकल 69 का कि अदालत जो है वो कौमी असम्बली के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, ये सही बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत से फैसले आ चुके हैं। ये बात चल रही थी। फिर आपको याद होगा कि फिर असद कैसर साहब जो हैं, उनको फिर उनके कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि बजाय देखो कि इमरान खान तो बनी गाला में बैठा हुआ है, वो तो यहाँ पे आ नहीं रहा, तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना रहा है, तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी, तुम नाअहल हो जाओगे, तो तुम इस तरह करो, तुम इस्तीफा दे दो। उन्होंने फिर इस्तीफे पे सलाह मशवरा किया। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कोई तकरीबन 11:28 या 29 मिनट पे लाइव ट्रांसमिशन में जुनेद साहब को बताया था कि आप वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। और जैसे ही मुझे वो कंफर्म हुआ कि इस्तीफा हो जाएगा, तो फिर उन्हीं के सेक्रेटेरिएट में जो मौजूद हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया कि अब वोटिंग भी हो जाएगी और वोटिंग अयाज सादिक साहब कराएंगे। और फिर मैंने फौरन जुनेद साहब को ये भी बता दिया कि अब जी वो सारा कुछ तो हमने देखा। अच्छा ये तो एक ये हो गया, इफ आई कैन फाज साहब, ये भी बड़ी अजीब बात है। हम इनके एडवाइजर्स की बात कर रहे हैं, इनके साथ साथ जो लोग थे उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम आता है, जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े वो सीनियर सियासतदान हैं। अब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जैसी चीज़ में भी वो बिल्कुल मुलव्विस रहे और हाँ में हाँ मिलाई, पूरा उनका अपना जितना उन्होंने करियर में काम किया है वो भी गया, साथ जो डिप्लोमेटिक मिशंस हमारे पाकिस्तान के बाकी मुल्कों में काम करते हैं वो भी सर पकड़ के बैठ गए कि इधर हुआ क्या। तो इतने एक्सपीरियंस लोग भी खान साहब के ऑरा में इस तरह आ गए कि नोबडी सीइंग रीजन। देखिए उमा, मेरे ख्याल में यही वो प्रॉब्लम है जो अब इस पार्टी को यहाँ तक ले आया है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो सारा डिप्लोमेटिक केबल का जो मामला जिस तरीके से उसको उठाया गया है और उसको हवा दी गई है, इसमें वाकई में कुछ भी नहीं है। यानी हमने जितने यहाँ पे जराए से बात हो सकती है हमने की है, और हर तरफ से यही बात हो रही है कि ये एक रूटीन सा केबल है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक जबान सख्त इस्तेमाल हुई थी, लेकिन हमारे सफीरों का और दुनिया में तमाम मुल्कों के सफीरों का काम ही है कि उन्होंने जो है वो इस तरह के केबल्स जो है वो भेजने, ताकि अपनी उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अवेयर रहें। अब ये बात आपकी ठीक है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की ये जिम्मेदारी थी कि अगर उनका लीडर जो है वो इस तरफ जाना भी चाह रहा है तो वो उनको समझाएं कि ये इससे न सिर्फ ये कि हमारी सफारतकारी को नुकसान होगा, बल्कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसको कितना नुकसान होगा, हमारे डिप्लोमेट्स का मोराल कितना लो होगा, और हमारी जो एक साख है दुनिया में वो कितनी मुतासर होगी। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है, और मैं जाती तौर पर मुझे बड़ा दुख है कि जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसकी बजाय कि कुछ रिस्ट्रेंट काउंसिल करें, उन्होंने मजीद उसको हवा दी है। अच्छा फाज साहब, मीर साहब, अभी हम आपको रोकेंगे। एक खबर है हमारे पास, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनाब शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, इमरान खान काबीना और इनके मुशीरों और मुअव्विनीन खुसूसी को भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ थी। फाज साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बताइएगा कि बेहतर नहीं होगा कि क्योंकि अब अपना तमाम नैरेटिव इमरान खान साहब इसी केबल और गद्दारी और मुहिब्बे वतन के बेसिस पे बना रहे हैं, तो ये जो आने वाली गवर्नमेंट है सबसे पहले तो इसको क्लियर कर देना चाहिए ना कि केबल सच थी झूठ थी। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो अगर तो वाकई सच नहीं है तो फिर पॉलिटिकल एडवांटेज इन्हें मिलेगा। साहब, क्या ये केबल वाकई मतलब देयर इज नो वे कि इसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि लोगों में ये डिवीजन हमेशा रहेगी। नोबडी विल हैव सीन द केबल, लेकिन ही सेड शी सेड पे एक क्लियर डिवीजन जो कि ऑलरेडी कैसे खत्म कर सकते हैं? ये पोलराइजेशन तो ऑलरेडी शदीद किस्म की हो चुकी है पाकिस्तान में, तो ये किस तरह खत्म होना है? देखिए हुमा, मेरे ख्याल में जो तो बिल्कुल जो पीटीआई की और इमरान खान साहब की जो कोर सपोर्ट है, कोर जो बिल्कुल है, उसको आप जो मर्जी कह दें, वो रीजन और रैशनैलिटी से ये फैसला नहीं कर रहे कि उन्होंने खान साहब के साथ रहना है कि नहीं रहना। लेकिन उसके अलावा जो एक अनडिसाइडेड वोटर था या जो दीगर लोग थे जो खान साहब की तरफ ग्रेविटेट किए थे 2018 में, और वो इस वक्त वाकई में समझना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में इस केबल में कोई ऐसी चीज है जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए इस केबल को डीमिस्टिफाई करना बड़ा जरूरी है। और मुझे लगता यूं है, बल्कि मुझे ये बताया भी गया है जो अब नई गवर्नमेंट आ रही है उसके कुछ जिम्मेदार लोगों ने,
कि वो इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये है जो आपने किया कि क्या इसको पब्लिक किया जा सकता है, और अभी तक जो मुझे समझ आ रही है, जो बताया गया, वो ये कि इसके पीछे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होती है और उससे बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। तो शायद बिल्कुल तो वो चीज पब्लिक ना की जाए, लेकिन जहां तक रियासती इदारे इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये वो चीज नहीं है जिस तरीके से कहा जा रहा है, वो होगा। और आने वाले दिन में ये मेरे ख्याल में एस्टैब्लिश किया जाएगा कि ये एक रूटीन केबल है और ये वो नहीं है जिस तरीके से पीटीआई। अच्छा, ये सारा कुछ हो भी सकता था इससे पहले भी, लेकिन इसकी पता नहीं क्या वजूहत